We will see in this video all the articles of Indian Constitution. So let's start. पहला आर्टिकल है नेम एंड द टेरिटरीज ऑफ द यूनियन. सेकेंड आर्टिकल है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट. सेकेंड ए जो आर्टिकल है वो ओमिटेड मतलब डिलीटेड कर दिया गया है. थर्ड आर्टिकल है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम of existing state. Fourth article है law made under article 2nd and 3rd to provide for the amendment of 1st and the 4th schedule and supplements incidental and consequential matter. फिर पार्ट सेकेंड आ जाता है सिटीजनशिप से रिलेटेड. ठीक है, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड है ये आर्टिकल. तो जो पहला आर्टिकल है वो अबाउट द फिफ्थ आर्टिकल है वो अबाउट द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर सिक्स्थ आर्टिकल है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. फिर सेवन्थ आर्टिकल है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान. एट आर्टिकल है राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. फिर नाइन्थ आर्टिकल है कि पर्सन वॉलेंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट बी द सिटीजन. ठीक है. टेंथ आर्टिकल है कि constituency of a right of citizenship. फिर 11th आर्टिकल है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ अ सिटीजन बाय लॉ. मतलब कि पार्लियामेंट लॉ ला सकता है कि कोई भी सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ ला सकता है, पार्लियामेंट ही ला सकता और कोई नहीं ला सकता है. यानी कि जो सिटीजनशिप हो गया ये यूनियन लिस्ट में है. ठीक है. फिर उसके बाद पार्ट थर्ड देखते हैं. तो पार्ट थर्ड है तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स. तो 12th आर्टिकल्स में दिया हुआ इसका डिफिनेशन. 13 आर्टिकल में तुम्हारा दिया हुआ है लॉ इनकंसिस्टेड विथ और इन डेरोगेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट. फिर राइट ऑफ इक्वालिटी आ जाता है जो कि 5 आर्टिकल है. इसके अंतर्गत पहला जो आर्टिकल है 14 वो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ. फिर 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. फिर 16 नंबर आर्टिकल है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. फिर 17 नंबर आर्टिकल है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है IMP. फिर उसके बाद 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल. फिर उसके बाद आ जाता है फ्रीडम का आर्टिकल्स जो कि 19 से लेके 22 तक है. इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स आते हैं. ठीक है. इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स आते हैं. तो देख लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल है. आर्टिकल 19 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है. और 19A भी होता है जो कि फ्रीडम टू द स्पीच टू द मीडिया को फ्रीडम देता है. ठीक है. 20 जो आर्टिकल है वो रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन और ऑफेंस. अगर कोई ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गए हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा. फिर आर्टिकल 21 होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है. इससे 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है. लाइक मैरिज विच टाइप ऑफ राइट्स. तो ये पर्सनल लिबर्टी का मतलब कि से रिलेटेड है. फिर उसके बाद आर्टिकल 21A जो बोलता है वो राइट टू एजुकेशन है जो कि 14 ईयर्स से कम के बच्चे को एजुकेशन देना है.
फिर उसके बाद 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर कोई सर्टेन केस में डिटेन हो गए हैं तो आपको अरेस्ट होने से मतलब कि प्रोटेक्शन देता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। तो 23 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर से बचाता है, ठीक है। फिर 24 बोलता है प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, जो कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में नहीं एम्प्लॉय करना है। फिर आ जाता है राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस फ्रीडम का राइट्स आ जाता है। 25 बोलता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन्स, मतलब कि आप कुछ भी विश्वास कर सकते, कॉन्साइंस कर सकते, कुछ भी विश्वास कर सकते हैं, प्रोफेशन उसको मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब फैला सकते हैं, ठीक है, रिलीजन को। फिर उसके बाद 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं आप, फ्रीडम टू मैनेज मतलब मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रीडम टू एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, कोई भी रिलीजन को अगर प्रमोट करते हैं तो उस पर से आपको गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा। फिर फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्शिप इन अ सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और आप कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को इंस्टॉल कर सकते हैं, रिलीजियस वर्शिप और सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आप बना सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट कोई रोकेगा नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। तो इसमें तुम्हारा 2 आर्टिकल्स है, जो कि 29 नंबर आर्टिकल बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन करना है। फिर उसके बाद 30 नंबर आर्टिकल बोलता है राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है दोनों माइनॉरिटी, ठीक है। फिर 31 जो है वो ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद सेविंग एंड सर्टेन लॉस, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस। फिर 31 ए जो बोलता है सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, मतलब कि जायदाद, रियल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट्स, ये सबको एक्वायर करने का ताकत देता है। फिर 31 बी बोलता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। फिर 31 सी बोलता है तुम्हारा सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 31 डी ओमिट कर दिया गया है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि 32 बोलता है। तो ये बोलता है कि रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्म बाय द दिस पार्ट्स। फिर 32 ए ओमिट कर दिया गया है। 33 बोलता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स, मतलब कि पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को कंफर्म बाय दिस पार्ट्स इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्स ईटीसी। फिर 34 बोलता है तुम्हारा 34 बोलता है restriction of right confirmed by this parts while martial law is in force, अगर मार्शल लॉ या मिलिट्री फोर्स अगर कहीं पर कोई भी लॉ एप्लीकेबल है किसी एरिया में तो वहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं कंफर्म किया जा सकता है। फिर 35 में बोल रहा है कि लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट्स, अब लेजिस्लेशन बना सकते हैं कि इस पार्ट को मतलब कि इन्फोर्स करने के लिए, ये 35 में दिया हुआ है। फिर आ जाते हैं तुम्हारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि 36 है, डिफिनेशन है इसका। फिर 37 है
37 है एप्लीकेशंस ऑफ अ प्रिंसिपल कंटेनिंग इन दिस पार्ट्स। इस पार्ट्स में क्या क्या एप्लीकेशन है ये 37 में दिया हुआ है। 38 देख लो, 38 इम्पोर्टेंट है। A state to secure the social order for the promotion of welfare of the people। स्टेट का काम है कि वो सोशल ऑर्डर सिक्योर करे फॉर द प्रमोशन ऑफ द फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। 39 बोलता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कोई प्रिंसिपल या पॉलिसी जो कि स्टेट को फॉलो करना है। 39 ए बोलता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से इक्वल जस्टिस दिलाएगा और फ्री लीगल, अगर जिसके पास पैसा नहीं है उसको फ्री लीगल एड्स भी दिलवाएगा, मतलब सहायता, एड मतलब सहायता। 40 इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। 41 बोलता है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। फिर उसके बाद बोलता है 42 बोलता है कि प्रोविजन फॉर द सर्टेन provision for just and human condition of work and maternity leave के बारे में बोलता है। 43 बोलता है लिविंग वेजेस etc ऑफ द वर्कर, ठीक है। 43 ए बोलता है तुम्हारा 43 ए बोलता है तुम्हारा कि पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज को मैनेज करने के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर के बारे में बताता है। 43 ए। 43 बी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए बताता है 43 बी में। फिर उसके बाद 44 आर्टिकल्स बताता है तुम्हारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसे याद करने का तरीका है 4-4 मतलब हाफ मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड्स फॉर द सिटीजन। 45 बताता है कि प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ द 6 ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद 46 बताता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। फिर 47 बताता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। फिर 48 नंबर आर्टिकल्स बोलता है 48 नंबर आर्टिकल बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48 ए बोलता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ monuments and places and objects of natural of the national importance। फिर 50 बोलता है सप्रेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये याद करने का तरीका है तुम्हारा जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होता है, सप्रेशन ऑफ द जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। 50 फिर 51 बोलता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। फिर पार्ट 4A में आ जाते हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो 51 ए बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बोलता है। फिर उसके बाद पार्ट 5 में आ जाता है जो कि यूनियन है। यूनियन चैप्टर 1 है तुम्हारा द एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो 52 आर्टिकल बोलता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बोलता है। 53 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के बारे में बोलता है। फिर उसके बाद 54 बोलता है तुम्हारे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। फिर 55 बोलता है मेंबर द 55 बोलता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 बोलता है टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के टर्म्स एंड ऑफिस के बारे में बोलता है। 55 56 फिर 57 बोलता है एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन। 58 बोलता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट 58 बोलता है।
फिर उसके बाद 59 बोलता है कि कंडीशन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफिस का क्या कंडीशन है। 60 बोलता है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। फिर 61 बोलता है कि प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट रूल कैसे लाना है, प्रेसिडेंट प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट को मतलब कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है उसके बारे में 61 में दिया हुआ। फिर उसके बाद टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन to fulfill the vacancy of the office of prime ministers and the terms of the office of the person elected to fill the casual vacancy, फिर 63 है तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में 63 है, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा 64 में द प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है। फिर X4 का है तुम्हारा फिर 65 का है तुम्हारा कि द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन during the casual vacancy of office or during the absence of the president। 66 है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में 66 में दिया हुआ है। 67 में दिया हुआ है कि टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के टर्म्स एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 68 नंबर आर्टिकल्स है कि टाइम एंड होल्डिंग इलेक्शन fill vacancy in the offense of vice president and the terms of office of the person elected to fill casual vacancy, ठीक है। फिर उसके बाद 70 नंबर आर्टिकल्स है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसी। 71 है तुम्हारा matter related to or method with the election of a president or a vice president। फिर उसके बाद 72 है 72 आर्टिकल्स है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट pardon etc the and to suspend emit or comment sentence in the certain cases है, ठीक है। ये 72 आर्टिकल्स है। 73 आर्टिकल है तुम्हारा एक्सटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन का तुम्हारा एक्सटेंड करना। फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का क्या पावर है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का पावर ये है कि ये फिर आर्टिकल 74 क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस बाय द एडवाइस प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। 75 बोलता है ओथ अदर प्रोविजन ऑफ एज द मिनिस्टर। 76 बोलता है अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है। 77 बोलता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 बोलता है ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज respects the furnishing of information to the president etc। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर का ये मतलब कि ये ड्यूटीज है कि वो प्रेसिडेंट को जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब बताएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 2 आ जाता है पार्लियामेंट। 79 तुम्हारा पार्लियामेंट के बारे में बताता है। 80 बताता है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, तक राज्यसभा। 81 बताता है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, ठीक है। 82 बताता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर द ईच सेंसस के बाद
सीट का रीएडजस्टमेंट करना है 82 आर्टिकल में बताता है। ठीक है, फिर 83 नंबर आर्टिकल बताता है कि ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कितना ड्यूरेशन का होगा। ठीक है, 84 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। 85 बताता है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोवोकेशन एंड डिसोल्यूशन। फिर 86 आर्टिकल देखते हैं। 86 नंबर आर्टिकल बताता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस। ठीक है, 87 बताता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। 88 बताता है राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स द हाउस। फिर आ जाता है ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो 89 नंबर आर्टिकल बताता है तुम्हारा द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। 90 बताता है वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड द रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। फिर 91 बताता है तुम्हारा पावर ऑफ द ड्यूटी chairman, power of the duty chairman or other person to perform the duties of the office or to act as a chairman। फिर 92 बताता है कि chairman or the deputy chairman not to preside while resolutions for his removal from office is under the consideration। फिर 93 आर्टिकल बताता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। 94 बताता है वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। 95 आर्टिकल बताता है पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर person to perform the duties of the office of or act as a speaker। 96 आर्टिकल बताता है कि the speaker or the deputy speaker not to preside while the resolution of his removal from the office is under the consideration। ठीक है, फिर उसके बाद 97 आर्टिकल बताता है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। 98 बताता है सेक्रेटरीट्स ऑफ द पार्लियामेंट। फिर उसके बाद 99 बताता है तुम्हारा 99 से कंडक्ट ऑफ बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 99 बताता है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द मेंबर। 100 बताता है वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंड वैकेंसीज एंड कोरम। फिर उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर के बारे में 101 नंबर आर्टिकल बोलता है वेकेशन ऑफ द सीट। 102 नंबर आर्टिकल बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप से कैसे डिस्क्वालीफाई होगा, ये 102 आर्टिकल में बताता है। 103 आर्टिकल में बताया डिसीजन ऑन द क्वेश्चंस एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, ये कौन करेगा। फिर उसके बाद 104 नंबर आर्टिकल बोलता है तुम्हारा पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और affirmation under the article 99 or when not qualified or when disqualified। 105 नंबर अब पावर एंड द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर के बारे में बता रहा है। 105 नंबर आर्टिकल बोल रहा है कि पावर प्रिविलेज इट इज ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर एंड द कमिटीज देयर ऑफ। 106 बोल रहा है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर। लेजिस्लेटिव पावर के बारे में, प्रोसीजर के बारे में 107 नंबर आर्टिकल बोल रहा है कि प्रोविजन एज टू इंट्रोड्यूस एंड पास द बिल, कैसे करना है इंट्रोड्यूस ऑफ बिल को ऐसे पास करना है, ये 107 नंबर आर्टिकल में बोल रहा है। 108 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस इन सर्टेन केसेस। 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। 110 डिफिनेशन ऑफ द मनी बिल। 111 तुम्हारा डिफिनेशन ऑफ द मनी बिल, ये इम्पोर्टेंट है। 111 एसेंट टू द बिल, बता के सब बिल पर एसेंट मिलना, मंजूरी मिलना प्रेसिडेंट का जरूरी है। फिर उसके बाद प्रोसीजर ऑफ द
फाइनेंशियल मैटर। 112 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट भी बोलते हैं। 113 है तुम्हारा प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स का प्रोसीजर कैसे निकालेगा। फिर अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में 114 में। 115 में सप्लीमेंट्री एडिशन और एक्सेस ग्रांट। और 116 में तुम्हारा दिया वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट के बारे में बताया हुआ है। फिर 117 में तुम्हारा है कि स्पेशल प्रोविजन एज टू द फाइनेंशियल बिल के बारे में स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसीजर जनरली क्या है, रूल ऑफ प्रोसीजर 118 में है। 119 में है तुम्हारा रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल बिजनेस। 120 में लैंग्वेज टू बी यूज इन अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन सा लैंग्वेज यूज करेगा वो 120 में है, ठीक है। 121 में तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, ठीक है। 122 में तुम्हारा 122 में तुम्हारा कोर्ट नॉट टू इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग होगा उस पर कोर्ट नहीं इंक्वायरी कर सकता, ये 122 में है दिया हुआ। फिर उसके बाद चैप्टर 3 में दिया हुआ है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो 1, 2, 3 मतलब 123 जो है उसमें पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है टू promulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि जब पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं होगा तो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करने का पावर होता है। फिर उसके बाद चैप्टर 4 हो जाता है। चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी के बारे में है। 124 जो आर्टिकल है वो एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद 124 ए के बोलता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में बोल रहा है। 124 बी बोल रहा है फंक्शन ऑफ द कमीशन। 124 सी बोल रहा है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिगार्डिंग टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में लॉ बना सकता है। इसी कारण लॉ के कारण ही सुप्रीम कोर्ट का जज का नंबर चेंज होते रहता है, ठीक है। तो 125 आर्टिकल बोलता है सैलरी ऑफ द जजेस। 126 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद 127 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जज का अपॉइंटमेंट, ठीक है, एडॉक जज का अपॉइंटमेंट। फिर उसके बाद 128 आर्टिकल बोलता है तुम्हारा कि अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 129 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो जितना भी सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर होगा उसको रिकॉर्ड करना है। फिर 130 बोलता है सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीट्स मतलब कि कितना सीट रहेगा सुप्रीम कोर्ट में 130 आर्टिकल के अनुसार। 131 आर्टिकल बोलता है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 131 ए ओमिटेड हो गया है, हटा दिया गया है। 132 बोलता है एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, मतलब हाई कोर्ट से अपना अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर 133 बोल रहा है एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू द सिविल मैटर, सिविल मैटर में भी अपील कर सकते हैं। 134 आर्टिकल में बोल रहा है एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्डिंग टू द क्रिमिनल मैटर। 134 ए में बोल रहा है कि सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। 135 में बोल रहा है आर्टिकल 135 में कि जुरिस्डिक्शन एंड द पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 136 में बोल रहा है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। 137
आर्टिकल बोल रहा है रिव्यू ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि अपना जो जजमेंट दिया हुआ या ऑर्डर दिया हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। 137 आर्टिकल में दिया हुआ है। 138 आर्टिकल्स में दिया हुआ है कि इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को इनलार्ज करना। 139 आर्टिकल में दिया हुआ है conferment on the Supreme Court of a power to issue certain writs, रिट्स जारी करने का ताकत मिलता है 139 आर्टिकल से। 139 ए आर्टिकल है तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, सर्टेन केस को अपना ट्रांसफर भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। 140 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 141 में बोला हुआ है लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, मतलब कि जो भी लॉ डिक्लेयर करेगा सुप्रीम कोर्ट वो सारे कोर्ट को मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 142 आर्टिकल। 142 आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑर्डर्स एज टू डिस्कवर इट। 143 में बोल रहा है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ये इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि कुछ भी कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज से या उस पर उसका राय मांग सकता है। ठीक है। 144 आर्टिकल्स में लिखा हुआ है सिविल एंड द जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। 144 ए ओमिट कर चुका गया है। 145 में दिया हुआ रूल ऑफ द कोर्ट्स, क्या रूल होगा कोर्ट्स में। 146 में दिया हुआ है ऑफिस एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 147 में दिया हुआ है इंटरप्रिटेट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है किसी भी चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। फिर चैप्टर 5 में आ जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल के बारे में बोल रहा है। 148 के कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया होगा। 149 ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल का ड्यूटीज ऑफ पावर के बारे में बोल रहा है। 150 बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड ऑफ स्टेट्स, मतलब कि फॉर्म कर सकता है अकाउंट यूनियन और स्टेट्स का। फिर ऑडिट रिपोर्ट पेश करता है प्रेसिडेंट के सामने। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है पार्ट 6 द स्टेट, चैप्टर 1 जनरल्स। तो 152 में डिफिनेशन है इसका। फिर आगे चलते हैं। 153 में बोल रहा है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट, एक गवर्नर रहेगा कोई भी स्टेट का। 154 बोल रहा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, क्या है एग्जीक्यूटिव पावर। 155 बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। 156 बोल रहा है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। फिर उसके बाद 157 बोल रहा है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। 158 बोल रहा है कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, गवर्नर ऑफिस का क्या कंडीशन होगा। ठीक है। 158 में बोल रहा है। फिर उसके बाद 159 बोल रहा है कि ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द गवर्नर। 160 में बोल रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसी। 161 बोल रहा है कि पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। एंड टू suspend, remit or commute sentence in certain cases. 162 बोल रहा है extent of the executive power of the states। फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में 163 बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। फिर उसके बाद 174 बोल रहा है अदर प्रोविजन ऑफ द प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से। 165 बोल रहा है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट रहेगा। ठीक है। और उसके बाद 76 में क्या था, 76 में था तुम्हारा अटॉर्नी जनरल, और स्टेट में होता है एडवोकेट
जनरल। ठीक है, 168 में एडवोकेट जनरल के बारे में बोल रहा है। 166 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट बोल रहा है। 167 में ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, गवर्नर को इंफॉर्मेशन देगा। और ये फिर उसके बाद 168 आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। फिर 169 में बोल रहा है कि एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद 169 में बोल रहा है एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। 117 में बोल रहा है कि कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या कंपोजिशन होगा। 171 में बोल रहा है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 172 ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। फिर 173 बोल रहा है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 174 बोल रहा है सेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशंस एंड डिसोल्यूशन। 175 बोल रहा है कि राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस और द हाउसेस। 176 बोल रहा है स्पेशल एडिशन एड्रेस बाय द गवर्नर। 177 बोल रहा है राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल इन रिस्पेक्ट टू द हाउस। फिर ऑफिस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। 178 बोल रहा है कि द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। 179 बोल रहा है वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड द रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। 180 बोल रहा है पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ। फिर उसके बाद 181 बोल रहा है कि द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू preside while the resolution of his removal from the office is under the consideration. 182 बोल रहा है कि the chairman and the deputy chairman of the legislative council। ठीक है, फिर उसके बाद 183 बोल रहा है कि वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन। फिर 184 आर्टिकल बोल रहा है कि पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और टू एक्ट एज द चेयरमैन। फिर उसके बाद 185 बोल रहा है द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू preside while resolutions of his removal from the office is under consideration। 186 आर्टिकल बोल रहा है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। 187 बोल रहा है सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में है। ठीक है, फिर उसके बाद 188 बोल रहा है ओथ और affirmation by the member। 189 बोल रहा है कि वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कोरम। 190 बोल रहा है आर्टिकल 190 की वैकेशन ऑफ द सीट। 191 आर्टिकल बोल रहा है डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंबरशिप। 192 आर्टिकल बोल रहा है डिसीजन ऑन क्वेश्चन as the disqualification of the member। फिर उसके बाद 193 बोल रहा है पेनल्टी फॉर सिटिंग और वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और affirmation under the article 188 और when not qualified और when disqualified। फिर पावर, privilege and immunities
of the state legislatures and their members। 194 आर्टिकल बोल रहा है कि पावर प्रिविलेज इट इज of the house of the legislature and of the member of the committee thereof 95 आर्टिकल बोल रहा है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर। 196 आर्टिकल बोल रहा है प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन ऑफ एंड पासिंग ऑफ द बिल। 197 बोल रहा है कि रिस्ट्रिक्शन on power of legislature councils as to bill other than the money bill। 198 बोल रहा है आर्टिकल्स की स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू द मनी बिल। 199 बोल रहा है कि डिफिनेशन ऑफ द मनी बिल। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ द मनी बिल 199 बोल रहा है। फिर 200 बोल रहा है एसेंट ऑफ द बिल, कोई भी बिल होगा तो उसमें गवर्नर का एसेंट चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 101 201 बोल रहा है बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है गवर्नर प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन के लिए। फिर उसके बाद प्रोसीजर फॉर द फाइनेंशियल मैटर्स 102 बोल रहा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। 103 बोल रहा है प्रोसीजर्स इन लेजिस्लेचर विथ रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट्स। 204 बोल रहा है अप्रोप्रिएशन बिल। 205 बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट है। 206 बोल रहा है वोट ऑन अकाउंट वोट ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशनल ग्रांट। एंड 207 बोल रहा है स्पेशल प्रोविजन फॉर द फाइनेंशियल बिल। फिर प्रोसीजर जनरली 208 बोल रहा है रूल ऑफ प्रोसीजर। 209 बोल रहा है रेगुलेशन by the law of procedures in the legislature of the states in relation to the financial business in relation to the financial business। 210 बोल रहा है language to be used in the legislature। 211 बोल रहा है restrictions on decision in the legislature। 212 तो बोल रहा है कि courts not to inquiry into proceeding of the legislature। 212 बोल रहा है कि कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर पाएगा कि प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर के बारे में। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, 213 बोल रहा है कि पावर ऑफ द गवर्नर to promulgate ordinance during the recess of the legislature। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट कर रहा था, वो था 123, यहाँ पर 213 है, याद रखना। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट के बारे में देख लेते हैं। तो 214, ठीक है, 214 बोल रहा है कि हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स। फिर 215 बोल रहा है हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 216 बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। फिर 217 बोल रहा है कि अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। फिर 218 बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ अ सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट टू द हाई कोर्ट। फिर 219 बोल रहा है ओथ एंड अफर्मेशन of the judges of the High Court। $220 restriction on the practice after being the permanent judges। 121 बोल रहा है salaries and salaries judges का salary क्या होगा। 222 बोल रहा है transfer of the judge from one high court to the another ट्रांसफ़र किया जा सकता है। 223 बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। 224 बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। 224 ए बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज एज एट सिटिंग ऑफ अ हाई कोर्ट। 225 बोल रहा है जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट। 226 बोल रहा है कि पावर ऑफ द हाई कोर्ट to issue
जारी कर सकता है 226 के अंतर्गत। 227 बोल रहा है कि पावर ऑफ द सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट से। फिर 228 बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केस टू द हाई कोर्ट। फिर 229 बोल रहा है ऑफिस एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट से। 230 बोल रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी से। 231 बोल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स से। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कौन कौन स्टेट में, मतलब कि कौन कौन हाई कोर्ट का 2 से ज़्यादा स्टेट्स में जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद 223 आर्टिकल्स बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस से। फिर उसके बाद आर्टिकल 233 बोलता है कि वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एंड जजमेंट ईटीसी डिलीवर इन सर्टेन केसेस से। मतलब कि अगर कोई जजमेंट दिया हुआ है तो उसका वैलिडेशन कर सकता है। ठीक है, वो 233 में दिया हुआ है। फिर उसके बाद 234 में क्या दिया हुआ है कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस। 235 में दिया हुआ है कि कंट्रोलर और कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट पर कंट्रोल रहेगा। 236 में इंटरप्रिटेशन है। 237 में एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर इन सर्टेन क्लासेस और द क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। फिर उसके बाद तुम्हारा पार्ट जो 7 है उसको ओमिट कर चुका गया है। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 8 में चले जाते हैं यूनियन एंड टेरिटरीज से। तो 239 में दिया हुआ है तुम्हारा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन, यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो 239 में दिया हुआ है। 239 में दिया हुआ है क्रिएशन ऑफ द लोकल legislature or a council of ministers or both in certain union territory। 239 में दिया हुआ स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू दिल्ली, ये इम्पोर्टेंट है 239 ठीक है। और 239 में तुम्हारा पौंडीचेरी से रिलेटेड है, या जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर में पौंडीचेरी से रिलेटेड। 239 तुम्हारा स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली के बारे में। ठीक है, 239 भी हो जाएगा प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। फिर 239 बी हो गया तुम्हारा पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। फिर उसके बाद तुम्हारा 240 हो गया पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन इन सर्टेन यूनियन टेरिटरी, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन दीव हो गया, ये सब में। फिर 241 में तुम्हारा हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी सारे का हाई कोर्ट के अंदर में जुरिस्डिक्शन में आएगा। फिर 242 ओमिट कर चुका गया है। ठीक है, 242 ओमिट कर दिया गया है। फिर आ जाओ तुम्हारा पार्ट 9 में जो कि पंचायत है। तो 243 जो है वो डिफिनेशन है। 243 तुम्हारा ग्राम सभा के बारे में बोल रहा है। 243 बी बोल रहा है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। फिर 243 सी बोल रहा है कंपोजिशन ऑफ द पंचायत। फिर 243 डी रिजर्वेशन ऑफ द सीट। फिर 243 ई बोल रहा है ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत। फिर उसके बाद 243 एफ बोल रहा है तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप। 243 जी बोल रहा है तुम्हारा पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। फिर 243 एच बोल रहा है पावर टू इम्पोज टैक्स बाय द फंड्स ऑफ द पंचायत। 243 आई बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। 243 जे बोल रहा है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत। 243 के बोल रहा है इलेक्शन
ऑफ अ पंचायत। 243L बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। 243M बोल रहा है पार्ट नॉट टू अप्लाई टू अ सर्टेन एरिया। 243N बोल रहा है 243N बोल रहा है कंटिन्यूएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। 243O बोल रहा है बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर्स। ठीक है, वो तक तुम्हारा पंचायत के बारे में आता है। फिर उसके बाद पार्ट 9A हो जाता है तुम्हारा म्यूनसिपैलिटीज, जो कि 243P से स्टार्ट होता है। 243P में डिफिनेशन है, 243Q में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, 243R में तुम्हारा कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, 243S में है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द वार्ड कमिटीज etc। 243T में है तुम्हारा रिजर्वेशन ऑफ द सीट। 243U में है ड्यूरेशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। 243HV में है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप। 243W में तो पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज etc। 243X में है पावर टू इम्पोज टैक्स बाय द फंड ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज फाइनेंशियल कमीशन। 243Z में है तुम्हारा ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी। 243ZA में है तुम्हारा इलेक्शन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। 243ZB में है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। 243ZC में है तुम्हारा पार्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज। 243ZD में है तुम्हारा कमिटीज फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लान। ठीक है, कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लान। 243ZD में है। 243ZE में तुम्हारा कमिटीज फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लान। 243ZF में है तुम्हारा constituency of existing law and municipalities। 243ZG में तुम्हारा bar to interference by the court in electoral matters। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 9B में तुम्हारा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो 243ZH डिफिनेशन के बारे में बोलता है। फिर उसके बाद 243ZI बोलता है तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ZJ बोलता है टू नंबर ऑफ टर्म्स इन द नंबर एंड टर्म्स इन द मेंबर ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस। ठीक है, फिर उसके बाद ZK 243ZK बोलता है इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड। फिर ZL बोलता है तुम्हारा सुपरविजन एंड सस्पेंशन ऑफ द बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट। फिर 243ZM बोलता है ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। 243ZN बोलता है कन्वेंसिंग ऑफ द जनरल बॉडीज मीटिंग। 243ZO बोलता है राइट ऑफ member to get information। 243ZP बोलता है रिटर्न। 243ZQ बोलता है ऑफेंस एंड पेनल्टीज। 243ZR बोलता है एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। 243ZS बोलता है एप्लीकेशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। 243ZT बोलता है कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। फिर उसके बाद पार्ट 10 आ जाता है। पार्ट 10 है तुम्हारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताता है पार्ट 10। ठीक है, तो 244 बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। 244A बोलता है फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स कंप्राइजिंग certain tribal area in Assam and creation of the local legislative or a council of ministers on both therefore। फिर उसके बाद पार्ट 11 क्या बोलता है कि रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में कैसा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है,
तो 245 क्या बोलता है, एक्सटेंस ऑफ द लॉ मेड बाय द extents of the law uh, made by the parliaments and by the legislature of the states. फिर उसके बाद बोलता है कि 246 बोलता है subjects matter of a law made by the parliament and by the legislature of the states. फिर उसके बाद 247 बोलता है power of the parliament to provide for the establishment of certain additional court. फिर 248 बोलता है residual power of the legislation. 249 बोलता है power of the parliament to legislate with respect to the matter in the state list in in the national interest. 250 बोलता है power of the parliament to legislate with respect to any matters in the state list if the proclamations of the emergency is in the operations. फिर 241 बोल रहा है in competence between the law made by the parliament under the article 249 and 250 and law made by the legislature of the states. 252 article बोलता है power of the parliament to legislate or two or more states. फिर 253 बोल रहा है कि legislations for giving effective to international agreement. 254 बोल रहा है inconsistency between the law made by the parliament and law made by the legislative states. तो law made by the parliament prevail करेगा. 255 बोल रहा है requirements the recommendations and the previous sanction to be regarded as a matter of procedure only. फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में क्या बोल रहा है. 256 बोल रहा है obligation of the state and the union. 257 बोल रहा है control of the union over the states in certain cases. फिर उसके बाद 258 बोल रहा है कि power of the union to confirm power etc on the state in certain cases. 258A बोल रहा है power of the states to entrust function of the union. 259 उम्मीद कर दिया गया है. 260 बोल रहा है jurisdiction of the union in relation to the territories outside the India. 261 बोल रहा है पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स डिस्प्यूट रिलेटेड टू द वाटर्स. फिर 262 बोल रहा है डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर्स, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है. 261 फिर 262 बोल रहा है कि adjudications of a dispute related to the water of a interstate rivers or the river valley for ordination between states. 263 बोल रहा है प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटरस्टेट काउंसिल. फिर उसके बाद पार्ट 12 में आ जाते हैं. पार्ट 12 बोलता है कि फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है, सूट्स. 264 बोल रहा है इंटरप्रिटेशंस. 265 बोल रहा है टैक्स नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. फिर 266 बोल रहा है कंसोलिडेट फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट्स. 267 बोल रहा है कंटीजेंसी फंड. 266 बोल रहा है कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है. 267 बोलता है तुम्हारा कंटीजेंसी फंड के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है. 268 बोल रहा है कि ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कंट्रोल एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स. 268A ओमिट कर दिया गया. 269 बोल रहा है टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द
union but assigned to the state। 270 बोल रहा है कि tax levied 270 बोला tax levied and distributed between the union and state 270 में बोल रहा है। ठीक है, फिर 271 में क्या बोल रहा है? 271 में बोल रहा है कि surcharge on certain duties and tax for the purpose of the union। ठीक है, 272 omitted कर दिया गया है। फिर उसके बाद 273 बोल रहा है कि ग्रांट इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यूटीज ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट। ठीक है, 274 बोल रहा है कि प्रायर recommendation of the president required into bill of affecting taxes in which states are interested। ठीक है, फिर 275 बोल रहा है ग्रांट फ्रॉम द यूनियन इन सर्टेन स्टेट्स। फिर उसके बाद 276 बोलता है तुम्हारा टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस ट्रेड्स कॉलिंग्स ऑन एम्प्लॉयमेंट्स। फिर 277 सेविंग के बारे में बोल रहा है। 278 ओमिट कर दिया गया है। 279 बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसेड्स etc। 280 फाइनेंशियल कमीशन के बारे में बोल रहा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 280 फाइनेंशियल कमीशन के बारे में बोल रहा है, इम्पोर्टेंट है। 281 बोल रहा है रिकमेंडेशन ऑफ अ फाइनेंशियल कमीशन मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजन। 282 बोल रहा है तुम्हारा एक्सपेंडिचर by the union and the state out of its revenue। ठीक है, फिर उसके बाद 283 बोल रहा है कस्टडी रिसीव कंसोलिडेटेड फंड कंटिजेंसी फंड एंड मनी क्रेडिट्स टू द पब्लिक अकाउंट्स। 284 बोल रहा है कि कस्टडी of deposit and other money received by the public servants and courts। 285 बोल रहा है exemptions of properties of a union from the state taxation। फिर 286 बोल रहा है restrictions restriction as to imposition of a tax on the scale or the purchase of the goods। 287 बोल रहा है exception from the tax on electricity। 288 बोल रहा है exemption from the taxation by the states in respect to the water or electricity in certain cases। 289 बोल रहा है exemption of the properties and the income of the state from the union taxation। 290 बोल रहा है adjustment in respects of certain expenses and pension। 290 बोल रहा है annual payments to a certain devoms funds। 291 इमोटेड हो गया। 292 बोल रहा है कि प्रो बोरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरिंग फ्रॉम द स्टेट्स, ये सब के बारे में बताया हुआ। फिर उसके बाद बोल रहा है 294 कि सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एसेट्स राइट्स लायबिलिटीज एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ सर्टेन केसेस। ठीक है, 296 बोल रहा है कि प्रॉपर्टी एक्विजिशन बाय एक्सीड और लैप्स और द बोन्स वैकेंटियंस। फिर 297 बोल रहा है कि थिंग्स ऑफ values within the territorial waters or the continental self and resource of the exclusive economic zone to vested in a union। ठीक है, फिर 298 क्या बोल रहा है? 298 बोल रहा है कि पावर टू कैरी ऑन ट्रेड्स। 299 बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स। 300 बोल रहा है सूट्स एंड प्रोसीडिंग। 300 ए बोल रहा है कि पर्सनल नॉट टू बी डिप्राइव फ्रॉम द प्रॉपर्टी
सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब कि ये प्रॉपर्टी का लॉ, प्रॉपर्टी रखने का लॉ में आ जाता है 300 में, ठीक है, 300 में आ जाता है। फिर उसके बाद तुम्हारा 301 क्या बोलता है, ठीक है, 301 बोलता है कि फ्रीडम ऑफ द ट्रेड, ये सारा तुम्हारा पार्ट 13 में आ जाता है तुम्हारा ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज द इंडिया। 301 में बोल 301 बोल रहा है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फिर 302 में बोल रहा है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है। फिर उसके बाद 303 में बोल रहा है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर restriction of the legislative power of the union and the states with regard to the trade and commerce, ठीक है। 304 में बोल रहा है कि restriction on the trade, commerce and intercourse among the state में क्या restriction होगा, ये 304 में बोल रहा है। फिर 305 में बोल रहा है saving of existing law and law providing for the state monopolies, 306 में मीट कर दिया गया। 307 बोल रहा है अपॉइंटमेंट of authorities for carrying out the purpose of article 301 and 304, ठीक है। फिर 300 अब आ गया पार्ट 14 जो कि सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट है। तो 308 इंटरप्रिटेशन है, 309 है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ अ पर्सन सर्विंग फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। 310 बोल रहा है, 310 बोल रहा है टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ अ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट्स। 311 बोल रहा है डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन द रैंक ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड in civil capacities under the union or the states। 312 इम्पोर्टेंट है, 312 बोल रहा है ऑल इंडिया सर्विस के बारे में, 312, ठीक है। 312 ए बोल रहा है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ ऑफिस इन अ सर्टेन सर्विस से, ठीक है। 313 बोल रहा है कि ट्रांजिशनल प्रोविजन, 314 ओमिट कर दिया गया। 315 बोल रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन और एंड फॉर द स्टेट्स। 316 बोल रहा है अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। 317 बोल रहा है कि रिमूवल, ठीक है। 317 बोल रहा है कि रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर को रिमूवल, सस्पेंशन, इन सब के बारे में बोल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है 318 के बारे में कि पावर ऑफ 318 में बोल रहा है कि पावर to make regulations has to condition of a service of a member and the staff of the commission। 319 में बोल रहा है prohibitions as to the holding of office by the member of a commission on ceasing to be such members। 320 बोल रहा है function of a public service commission। 321 बोल रहा है power to extends function of public service commission। 322 बोल रहा है कि expenses of public service commission। 323 बोल रहा है कि reports of a public service commission, ठीक है। फिर उसके बाद 14A में आ जाते हैं, पार्ट 14A है ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कि 323A बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और 323 बोल रहा है ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स से, ठीक है।
ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स 323 में है, 323 का ए में, और तुम्हारा 323 का ए में और 323 का बी में है तुम्हारा ट्रिब्यूनल फॉर द अदर मैटर्स है। फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये हो जाता है तुम्हारा पार्ट 415 और 324, जो कि बोलता है इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है। फिर 325 है तुम्हारा नंबर नो पर्सन्स टू बी ineligible for inclusion in the or claim to be included in a special electoral rolls on ground of religion, race, caste and sex के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उसको वोटिंग देने से। फिर 326 बोलता है इलेक्शन टू बी द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली टू स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद 327 बोलता है कि power of the parliament to make a provision with respect to the election in a legislature। ठीक है। 328 बोलता है power of the legislature of the state to make a provision with respect to the election of such a legislature। 329 बोलता है bar to interface by the court in electoral matters। 229A ओमिट कर दिया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट 16 है तुम्हारा स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस 16 नंबर पार्ट में है। ठीक है। 330 बोल रहा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ अ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कमिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल ये शायद उम्मीद कर दिया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद 332 बोल रहा है रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। फिर उसके बाद बोल रहा है 333 बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द एंग्लो इंडियन कमिटीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। फिर 334 बोल रहा है कि रिजर्वेशन ऑफ द सीट एंड a special representation in a ceases after the 70 years। मतलब 70 साल के बाद ये रिजर्वेशन ये सब सीज कर दिया जाएगा। ठीक है। 70 ईयर्स। फिर उसके बाद 335 बोल रहा है कि क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विस एंड पोस्ट। फिर उसके बाद 336 बोल रहा है स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियन कमिटीज इन सर्टेन सर्विस। ठीक है। कोई भी सर्विस में मतलब एंग्लो इंडियन कमिटी का मतलब कि प्रोविज़न रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है 337 बोल रहा है कि 337 बोल रहा है कि स्पेशल प्रोविज़न with respect to the education granted for benefits of the Anglo-Indian Committee। ठीक है। फिर उसके बाद 238 बोल रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एक रहेगा 338 में। 338 बोल रहा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। 330B बोल रहा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 339 बोल रहा है कि कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड द वेलफेयर शेड्यूल ट्राइब्स। 340 बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। फिर
341 बोल रहा है शेड्यूल कास्ट के बारे में। 342 बोल रहा है शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। फिर उसके बाद बोल रहा है 342 ए बोल रहा है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। ठीक है, फिर पार्ट 17 में आ जाते हैं। पार्ट 17 में है तुम्हारा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 343 बोल रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या होगा। फिर उसके बाद 344 बोल रहा है कमीशन एंड द कमिटीज ऑफ अ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज बोल रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स 345 में बोल रहा है। 346 में बोल रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट एंड अनदर और द बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। फिर उसके बाद 347 बोल रहा है कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द लैंग्वेज स्पोकन बाय द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स। फिर उसके बाद 348 में बोल रहा है कि लैंग्वेज टू बी यूज इन सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट फॉर द एक्ट ऑफ द बिल इट जो कि इंग्लिश होता है। 249 में बोल रहा है कि स्पेशल प्रोसीजर फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉ रिलेटेड टू द लैंग्वेज। फिर 350 बोल रहा है लैंग्वेज टू बी यूज टू रिप्रेजेंट फॉर redress ऑफ ग्रीवेंस। 350 ए बोल रहा है फैसिलिटेट for the instruction in a mother tongues at a primitive age। ठीक है, फिर उसके बाद 350p बोल रहा है कि स्पेशल ऑफिसर्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होना चाहिए। फिर 351 बोल रहा है, ठीक है, कि डायरेक्टिव फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 351 बोल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न जो कि 18 पार्ट 18 से स्टार्ट होता है। तो 352 बोल रहा है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 352 354 3 बोल रहा है कि इफेक्टिव ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 354 बोल रहा है कि application of the provision related to the distribution of revenues while proclamation of the emergency in the operations। 355 बोल रहा है कि duties of the union to protect states against external aggressions and internal disturbance। ठीक है, फिर 356 बोल रहा है कि 356 बोल रहा है कि प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म मशीनरीज इन स्टेट्स। 357 बोल रहा है कि एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर द प्रोक्लेमेशन इशूज अंडर द आर्टिकल 356। फिर बोल रहा है, ठीक है, 358 बोल रहा है कि सस्पेंशन ऑफ द प्रोविंशियल ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। 359 बोल रहा है सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कंफर्म बाय द पार्ट 3 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद 360 बोल रहा है प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि कभी नहीं लगा है इंडिया में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है पार्ट 19 जो कि मिसलेनियस है। ठीक है, तो 361 क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर एंड राज प्रमुख। ठीक है, 261 ए बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव को प्रोटेक्ट कर सकता है। 361 बी बोल रहा है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। फिर 263 बोल रहा है कि बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एग्रीमेंट्स etc। 263 ए बोल रहा है कि reconciliations granted to rules of Indian state to seize and previews purse
to be abolished. To 364 बोल रहा है कि a special provision as to major ports and aerodromes. मेजर पोर्ट्स और एरोड्रम्स का स्पेशल प्रोविज़न के बारे में बोल रहा है। फिर 365 बोल रहा है कि इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू कंपाइल विथ और गिव इफेक्ट्स टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन। फिर 366 बोल रहा है डिफिनेशन के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 368 बोल रहा है जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है। 368 अमेंडमेंट से दे पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो कि 21 है तुम्हारा टेम्प्रोरी ट्रांजैक्शनल एंड स्पेशल प्रोविजन। तो 369 बोल रहा है कि टेम्प्रोरी फॉर power of the parliament to make a law with respect to the certain matters in the state list as if they are matter of a concurrent list। फिर 370 बोल रहा है टेम्प्रोरी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू जम्मू कश्मीर। 371 बोल रहा है कि प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। 71 ए बोल रहा है तुम्हारा नागालैंड से रिलेटेड। 71 बी बोल रहा है तुम्हारा असम। ठीक है, नागालैंड असम फिर मणिपुर, नागालैंड असम फिर मणिपुर। फिर डी बोल रहा है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश एंड स्टेट ऑफ तेलंगाना। ई बोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। फिर 71 एफ बोल रहा है स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। फिर 71 जी बोल रहा है स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। ठीक है, विथ मिजोरम। ठीक है, फिर एच बोल रहा है कि स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आई बोल रहा है कि स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द गोवा। जे बोल रहा है तुम्हारा कर्नाटका से रिलेटेड। फिर 372 बोल रहा है कंस्टिट्यूएंसी से इनफोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस लॉ ऑफ देयर एडेप्टेशन। 372 ए बोल रहा पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू अडॉप्ट लॉज। 373 बोल रहा है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक ऑर्डर इन रिस्पेक्ट टू द पर्सन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। फिर 374 बोल रहा है प्रोविजन ऑफ द जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट एंड प्रोसीजिंग पेंडिंग in the federal courts or the before the high his majesty in council। 375 बोल रहा है कि court authorities and officers to continue to function subject to the provision of a constitution। 376 बोल रहा है कि provision of a judge of a high court। 377 बोल रहा है प्रोविजन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 378 बोल रहा है कि प्रोविजन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर 378 ए बोल रहा है स्पेशल प्रोविजन फॉर ड्यूरेशन ऑफ द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर 379 से लेकर 391 तक ओमिट कर चुका गया है। 392 बोल रहा पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 22 बोल रहा है तुम्हारा शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और ऑथराइजेशन टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स। 393 बोल रहा है शॉर्ट टाइटल्स के बारे में। 394 बोल रहा है। ठीक है, 394 बोल रहा है तुम्हारा कमेंसमेंट के बारे में। ठीक है, फिर 394 ए बोल रहा है ऑथोरिटीज टेक्स्ट इन द हिंदी लैंग्वेज। फिर 395 रिपेल कर चुका गया है। ठीक है, तो इसके द्वारा 395 आर्टिकल सारा कवर हो चुका है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो and repeatedly see the video. Thank you.